देखो कल हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि क्या मैंने पढ़ाया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वेरिएबल में हमारे को पहले मैंने आपको इसमें मीनिंग बताया था, शॉर्ट में बताया है। जिस भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो, दोनों वेरिएबल की पावर क्या हो, तो हमारा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, और x और y दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो हमारा ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्योंकि पेयर था, पेयर का मतलब दो, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई थी? इतनी बात ये हमने कल आप पढ़ा था। फिर मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा था, हर एक इक्वेशन, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो नीचे वाली लाइन है इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने वाला है। अगर मैं इसको सेम कार्टेशियन प्लेन पे अगर प्लॉट करूं तो या तो अब ये दो लाइनें बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, दो लाइनें बनेगी। अब ये दोनों लाइनें क्या हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो होगी। फोर्थ कोई केस नहीं है, थ्री केस है, या तो हमारी इंटरसेक्टिंग, या हमारी पैरेलल, या हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी। अब ये तीन केस होते हैं कि मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होता है, तो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है। ठीक है जी। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि इन तीनों में जो इंटरसेक्टिंग है, अगर मैं कहता हूं जी इन इंटरसेक्टिंग में इसके अंदर, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइनों में, एक पॉइंट कॉमन है ना, तो इसके लिए मैंने बोला था कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्टिंग में हम बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग में। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट कॉमन है ना, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे मान लिया मैंने कह दिया ये 2,3 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसका सॉल्यूशन है। तो यूनिक एक x की और एक y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आप बोल दोगे पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन। फिर आ जाते हैं जी पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में हमारा जब देखोगे दोनों की दोनों लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसके लिए हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन हुआ इसमें, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। दो अगर पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करी जाए तो पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं, उन दोनों स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है, जितने पॉइंट कॉमन उतने उसके सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में एक था तो हमने यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, पैरेलल में हमारे पास एक भी पॉइंट कॉमन नहीं था तो इसमें हमने नो सॉल्यूशन बोल दिया। तीसरा आ जाता है कि हमारे पास ये जी कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें देखो ये मान लिया ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, और सी डी पॉइंट के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ गए, आगे ना बहुत सारे पॉइंट, तो इसमें हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक तो मैंने आपको ये बताया था बेसिक्स के अंदर, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है तो इनकी कंडीशंस भी है। कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। इसका एग्जांपल देता हूं तभी समझ में आएगा, खास तौर से जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको, उनके लिए देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा जी क्या ये दोनों जो लाइनों का, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। अब मैंने कहा जी बिना ग्राफ बनाए बताओ कि क्या ये पैरेलल है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हर एक में इन तीनों की इंटरसेक्टिंग की भी कंडीशन होती है कि बिना ग्राफ बनाए हम चेक कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन मैंने क्या बोली? a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। अब a1 बाय a2 क्या होता है? जो जनरल इक्वेशन है उसमें x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a1, ऊपर जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1, नीचे जो x का कोफिशिएंट होता है वो a2। तो यहाँ पर अगर मैं a1 बाय a2 निकालूं तो आ जाएगा 2/4। कटिंग करके कितना आ गया? 1/2। ऐसे में b1 बाय b2 ये कितना होता है? y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो b1, ऊपर y का कोफिशिएंट b1, नीचे y का कोफिशिएंट b2। तो ये कितना? 3/8। तो ये आ गया हमारा 1/2, ये आ गया हमारा 3/8। a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ गया। तो हम ये बोलेंगे जब भी आप इसका स्ट्रेट लाइन बनाओगे और इसका स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग ही है। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आप क्या चेक कर रहे हो? a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू। क्या बात समझ में 100% आ चुकी है? इसके बाद हमारी थी पैरेलल कंडीशन। जैसे कि मैंने इसकी करी ऐसी मैंने आपको पैरेलल की सिखाई थी। पैरेलल की कंडीशन थी हमारी a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 बाय a2 निकालो, वो कितना आएगा? 2/4 कटिंग करके 1/2। b1 बाय b2 आपने निकाला 3/6 इज इक्वल टू 1/2। c1 बाय c2 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 7/9। अब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो सेम है, c1 बाय c2 अनइक्वल आ गया। तो आप क्या बोलोगे? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो आपका क्या हो गया? ये हम ये बता सकते हैं ये पैरेलल लाइंस है। अब ये बिना ग्राफ बताए बता रहे हैं ना, तो सब जब भी आपको दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, मतलब दो इक्वेशन गिवन होगी, तो आप a1 बाय a2 निकालो, b1 बाय b2 निकालो और c1 बाय c2 निकाल लो। और आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग कंडीशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आती है। पैरेलल की कंडीशन a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आती है। 100% इतना आपको याद हो गया। इसी तरीके से एक हमने कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ा था। कोइंसिडेंट लाइंस में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी कंडीशन क्या है कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू। इसमें कैसे होता है? एक इक्वेशन अपने आप लिख लो, कुछ भी 2x प्लस 3y प्लस 7 कुछ भी लिख लिया। अब आपको अगली इक्वेशन वैसे बनानी भी सिखा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ एक एग्जांपल दे दो कोइंसिडेंट लाइंस का, तो उसको बनाने का भी तरीका होता है। तो जैसे अब ये चाहिए आपको, ये वाली कंडीशन चाहिए ना, तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 3 से कर दूं, या 4 से कर दूं, या 5 से कर दूं। मैंने 3 से कर दिया, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 6, 9 और 21। अब करके देख लो रेशियो। a1 बाय a2 निकालोगे, a1 बाय a2 2/6 1/3। b1 बाय b2 निकालोगे तो 3/9 कटिंग करके 1/3। c1 बाय c2 निकालोगे तो 7/21 कटिंग करके 1/2। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आ गया। ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। जो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती है इसको डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं।
कहीं बोल दिया जाए आपको डिपेंडेंट की कंडीशन चेक करो, तो डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट इक्वेशंस मतलब कोइंसिडेंट हमारे पास लाइन वाली कंडीशन चेक होगी। इसके आगे ये पढ़ते हैं हम। इसमें एक वर्ड बोला जाता है, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी चेक करो, इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, जिन जिन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट, और जिसके पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारे तीन केस थे, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें अगर देखोगे तो अगर इंटरसेक्टिंग हुआ या फिर कौन सा हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस हुआ, तो ये दोनों केसों में क्या हो जाएगा मेरे पास, कंसिस्टेंट, क्योंकि इन दोनों में सॉल्यूशन है, इसमें यूनिक है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी है। अब इसमें कौन सा आ जाएगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैंने आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी, कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दी, अब आपने कंडीशन चेक करी, कोई a1 by a2 निकाल दिया, b1 by b2 निकाल दिया, c1 by c2 निकाल दिया। अगर मान लो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आ गई तो आप बोल दोगे कि ये कंसिस्टेंट है। अगर आप बोल दोगे भैया पैरेलल लाइन की कंडीशन आई उसके अंदर, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। इतनी चीज मैंने आपको कल पढ़ाई, जो मैंने एक बार आपको, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया था तो एक बार दोबारा ओवरव्यू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, कॉन्सेप्ट है मतलब, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, 10.1 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 3.1 10 students of class 10th part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि भाई एक मैथमेटिक्स क्विज में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, इन लोग जो गर्ल्स और बॉयज है दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं पता कि गर्ल्स और बॉयज कितने कितने थे, टोटल तो पता है 10 थे, बट इंडिविजुअली नहीं पता नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट करी और नंबर ऑफ बॉयज कितने पार्टिसिपेट करी। तो इसलिए हम लेट नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेते हैं x और नंबर ऑफ बॉयज ले लेते हैं y पार्टिसिपेटेड इन क्विज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो सम था वो 10 था, यही था ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे को दे रखे थे वो दे रखे थे 10, और क्या बोला था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कितनी मानी x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये y है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन्होंने बोला क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे को ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन निकालना है। एक तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, क्या मैं वैसे पूछूं कि हाँ भाई इसका ग्राफ में ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल की कोइंसिडेंट लाइन में, ऐसी पूछो। कैसे चेक करेंगे, सबको एक तरफ ले जाओ, चाहे एक्स वाई वाली टर्म इधर तरफ है, इसको भी एक्स वाई को मैं इधर लेके चले जाता हूँ, वैसे ये आ गई। अब a1 by a2 निकालूंगा तो कितना आएगा, दोनों के x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो ऊपर, b1 by b2 निकालूंगा तो इधर y का कोफिशिएंट +1 इधर -1, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया। तो इसका इंटरसेक्टिंग आना है, ये पूछा नहीं हुआ, ये वैसे ही सिखा दिया आपको।
कभी भी आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप ऐसी ओनली चेक कर सकते हो, मैं तो ऐसे चेक कर लेता 1/1 और ये y अगर दोनों इस तरफ है, एक्स वाई इस तरफ है, तो उधर भी एक्स वाई एक तरफ करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 1/1 ये भी 1 गलत आ जाता है, y को इधर लेके जाओ, अब 1/-1 -1 हो गया। तो हमारा ये पूछा नहीं था, बता दिया मैंने आपको। फिलहाल के लिए हमारे को ग्राफ बनाना इन दोनों का और ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना। तो यहां से मैं ज्यादातर कभी भी मेरे को ग्राफ बनाना होता है किसी इक्वेशन का, तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं हमेशा। y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10 - x। यहां पे मैं एक टेबल बना लूंगा, ये मेरा x आ जाएगा, ये मेरा y आ जाएगा। x की वैल्यू मान लो 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। x की वैल्यू मैं 6 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसके सोल्यूशन निकालेंगे, इसके भी निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, मान लो 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। y की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। दोनों के सोल्यूशन मैंने लिख लिए। अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ। प्लॉट करने का तरीका क्या है, एक ग्राफ बनाया, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन देख लो जी। पहली इक्वेशन था इसका 4,6 और 6,4, 4,6 और 4,6 यहाँ पे कहीं आ जाएगा और 6,4 हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये एक रफली बना रहा हूँ, इसको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है तो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आएगा। तो इस जब भी ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लोगे तो इस पे आपने इक्वेशन का नाम भी लिखना है। ये किसका ग्राफ बना था x + y = 10 का, तो यहाँ पे आपने लिख लिया x + y = 10। दूसरा ग्राफ क्या है 5,1 और 7,3, ठीक है ना। y के लिए 1 पुट करने पे x के लिए 5, y के लिए 3 पुट करने पे x के लिए 7। तो हमारा 5,1 7,3, 5,1 ये रहा और 7,3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है जी। और कुछ नहीं, ठीक है जी। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। फिलहाल क्योंकि मैं रफ बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरा गलत आ जाए। फिलहाल मैं कैसे बता रहा हूँ, जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो कैसे करोगे, ये मान लो तो ये वाला ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस पे, अगर मैं देखो तो ये 7 पे हो रहा है और y एक्सिस पे मैं करूँ तो ये 3 पे ज्वाइन हो रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7,3। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या कर दिए 7, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना। x पे जो परपेंडिकुलर, मान लो इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करी तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये वाला होगा। अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ आपने y एक्सिस पे कर दी, ये 3 पे मीट कर गया तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 होगा, पता ही होगा आपको 7,3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x क्या माना था नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन क्विज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर ग्राफिकली मैंने बताया नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए पार्टिसिपेटेड इन क्विज 3। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है 100%। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा ये एक सेकेंड पार्ट है, ये आपने होमवर्क में करना है, पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। मैं फिर भी इक्वेशन में नवा देता हूँ आपकी। इक्वेशन में तो ग्राफ और ग्राफिकली सॉल्यूशन आपने निकालना। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट के अंदर 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज।
whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of one pen. एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो चीज निकालनी होती है उसी को ज्यादातर वैसे जनरली वेरिएबल हम मानते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो लेट कर लेता हूँ एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन वो कितना कर लेता हूँ वाई रुपीज। ठीक, वन पेंसिल की कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, सॉरी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वन पेन हमारे पास हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उसने पहली लाइन में क्या बोला रखा था 5 पेंसिल एंड 7 पेन। आपके हिसाब से 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x, एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट 7y और ऐड करके आ गया 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट आ गई तुम्हारे पास। तो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 50 रुपीज, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। दूसरा क्या कह रहा है 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी आपके अकॉर्डिंग 7x और 5 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी 5y इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए हमारे पास 46। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। इसका भी आपने ग्राफ बनाना है और उसके सोल्यूशन करने हैं। ठीक है जी। सोल्यूशन में इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, मैं हमेशा क्या करता हूं कि पहली इक्वेशन जैसे आ गई और पहली इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले तो पहले y की वैल्यू निकालता हूँ। तो जैसे 7y की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी 50 माइनस 5x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब कई बच्चे पूछते हैं सर आप y की वैल्यू क्यों निकालते हो? मुझे कभी कभी क्या होता है कि सोल्यूशन लिखना इजी हो जाते हैं। सोल्यूशन कैसे लिखना इजी होते हैं? ऐसे तो आप कुछ भी x की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ना कुछ y मिलेगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ x की नेचुरल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू पुट करके y भी इंटीजर मिले। अब मैं रैंडम पुट करूंगा, जगह x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 तो 50 माइनस 5 45 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारी क्या वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में, तो दिक्कत होगी। उसको आपको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी ना। मैं कहूंगा जी 45/7 तो आप उसको डिवाइड करके अप्रोक्स प्लॉट करने की कोशिश करो। तो मगर मैं सोचता हूँ कोई ऐसी वैल्यू ही x की पुट करूँ जिससे y की वैल्यू भी इंटीजर ही आए, फ्रैक्शन में ना x भी इंटीजर में आए पुट करो और y भी इंटीजर में आए तो इजीली और एग्जैक्ट प्लॉट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मुझे पता चल गया x की वैल्यू 1 पुट करने में तो मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है y की वैल्यू, तो मैं वो नहीं लूंगा। तो अगला देखो, बताओ आप बताओ कि क्या x की वैल्यू लूं? तो x की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ। x की वैल्यू 3 लूंगा तो 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 35 अपॉन 7 5, ये ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अगला बताओ अगला सॉल्यूशन क्या लग रहा है? -4 पुट करोगे तो नहीं आएगा 7, हाँ आ जाएगा। एक्चुअली -4 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 आ जाएगा 50 और +20 +70 अपॉन 7 10। समझ रहे हो ये मैं क्यों कर रहा हूं? अब देखो अगर मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ना निकालता तो उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, मुझे पता है ऐसा नंबर x के पुट करना है कि ऊपर वाला नंबर डिविजिबल बाय 7 हो। ये मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल रखी थी। अब मैं मुझे इसमें से सॉल्यूशन निकालो, इसमें से आपको दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है?
आपको वैल्यू समझ में आ रही है, मैं वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यों निकालता हूँ। इधर ज्यादा इजीली पता चल रहा है कि भैया इंटीजर पुट करके कौन सी एक्स की वैल्यू इंटीजर पुट करूं कि वाई की भी इंटीजर आ जाए। इधर इजी है, इधर करोगे तो इधर दिक्कत लगेगी आपको ज्यादा, इधर पुट करना ही पड़ेगा लास्ट में। ये आ गया जी। अगला आ जाते हैं जी फ्रॉम टू में। फ्रॉम टू में भी बता दो मुझे, पहले वाई वाली टर्म की वैल्यू निकाल दो 46 माइनस 7x और वाई की वैल्यू जी 46 माइनस 7x अपॉन 5। बताओ कौन कौन सी आएगी, एक्स और वाई क्या पुट करो। एक तो मुझे 3 लग रहा है इसमें भी, 7 3 जा 21, अगर एक्स की वैल्यू 21 पुट करता हूँ 3 पुट करता हूँ तो 21 46 माइनस 21 25 25 अपॉन 5 5। अगर -2 पुट करोगे तो कितना आएगा 46 और ये +14 और एकदम से ये कितना आ जाएगा 60 अपॉन 5 12। तो हमारा x की वैल्यू -2 पुट करने दिया। अब तो कर लोगे, अब तो सोल्यूशन भी निकाल दिए, 90% काम कर दिया तुम्हारा। अब इसको क्या करना है 90 का 100 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो हमारा 3,5 आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा और -4, +10 -4, यहाँ पे कहीं होगा। इन दोनों को जब भी ज्वाइन करना तो आपने ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखनी है 5x + 7y = 50। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा 3,5 तो ये सेम ही पॉइंट हो गया और -2, 12 ये आ जाएगा। इसको यूज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये तो 3,5 आ ही गया, ये देखो 3,5 कॉमन पॉइंट है तो वही इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 3 पे कटा और ये 5 पे। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x क्या माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ गई 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन कितना आ गया 5 रुपीज। मेरी बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं जी। अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ग्राफिकली, अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लोगे ना फोर्थ क्वेश्चन में भी, ग्राफ आपको सिखा भी दिया कैसे बनाने हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। एक रेक्टेंगुलर गार्डन की में जो लेंथ है वो 4 मीटर किससे है मोर विड्थ से। तो विड्थ एक्स लेट कर लो, लेट विड्थ क्या आपने लेट कर ली एक्स मीटर, तो लेंथ कितनी होगी 4 मोर है तो इसमें 4 मोर कर दो। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ एक्स करें तो लेंथ 4 ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, अब देखो इसमें ना कंफ्यूजन क्या आती है ना, वो जरा ध्यान से पढ़ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। इज ये 36 मीटर क्या दे रखा है आपको पता चल रहा है? एकदम सही बात है, हाफ पेरीमीटर दे रखा है। तो इन्होंने पहले हाफ पेरीमीटर बोल के फिर रेक्टेंगल की डायमेंशन के बारे में बात करें और लास्ट में फिर लिखा है इज 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर पहले लिख के फिर कोमा पाके रेक्टेंगल के बारे में बोल दिया और लास्ट में इज 36 लिख दिया। तो हाफ पेरीमीटर की वैल्यू है ये, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू
ये आपको 36 मीटर दे रखी है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, ये ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो 2 ये लिख लिया, L हमारा क्या है? x, और b तुम्हारा कितना है? x प्लस 4। ये भी हमारा, इसको ऐसे लिखने देखो, हाफ का मैंने हाफ लिखा, 2 ब्रैकेट में लेंथ तुम्हारा x और विड्थ ब्रेथ मतलब तुम्हारा x, ये आ गया 36। आगे समझ में इतनी बात? ये फॉर्मूला पता है ना पेरीमीटर का? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया। इसको पूरी ब्रैकेट में लिखना, पूरी ब्रैकेट में लिखना ऐसे, मगर लास्ट में 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32। x की वैल्यू, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर। क्या पूछा हुआ है इसने क्वेश्चन में? हमसे डायमेंशन ऑफ गार्डन पूछ रखा है। देयरफॉर विड्थ हमारे पास कितनी आ गई? 16 मीटर, और लेंथ हमारे पास आ जाएगी 16 प्लस 4 20 मीटर। किसी ने कोई भी चीज दोबारा से पूछनी है पूछ सकता है, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमारे पास? हमारे को एक ना इक्वेशन दे दी इसने, गिवन इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और फर्स्ट पार्ट है कि हमें एक इक्वेशन बतानी है जो कि इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग बने। अब आपने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि ये तो मान लो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक और इक्वेशन लिखनी है कि दोनों ये जो लाइनें होनी चाहिए वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये इंटरसेक्टिंग है तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आना चाहिए कंडीशन में। अब तुम्हारा a1 अब मैं ऐसे लिखूंगा जैसे मैंने लिखा 3x, तो a1 by a2 कितना आएगा? 2 by 3। अब b1 by b2 2 by 3 नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी लिख दूंगा, 6y लिख दिया। अब ये आएगा 2 by 3 और ये आएगा 1 by 2, तो मेरी बात बन गई। ये आज इसको कुछ भी लिख देना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब ये दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्टिंग आएगी। यहाँ पे सिंस करके लिख सकते हो, सिंस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट इज 2 by 3 is not equals to 3 by 6। 2 by 3 is not equals to 3 by 6। 2 by 3 by 6 का आंसर कितना है? 1 by 2। तो आपका a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आएगा इसमें। तो ये जो लाइन है ये इसके साथ इंटरसेक्टिंग बनाने वाली है, ठीक है? आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखो। पैरेलल लाइन में पहले आप मन में सोच लो कंडीशन क्या आती है। पैरेलल लाइन में हमारा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 आए। तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 लाना है, तो मैं मान लेता हूं मैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे लिखा मैंने 4x। अब a1 by 2 कितना आएगा? 2 को 4 से डिवाइड करोगे 1 by 2, तो अगला भी हमारा क्योंकि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 आना चाहिए, तो अगला भी 1 by 2 आना चाहिए। तो 3 अपॉन में 6 लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 by 2, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी 1 by 2। अब जो c1 by c2 होना चाहिए वो 1 by 2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लिख लूंगा जिसको डिवाइड करके 1 by 2 लाए। समझ लो, ये अपने आप दिमाग लगा। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। थर्ड में देना कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का कभी भी एग्जांपल देना हो और एक इक्वेशन गिवन हो, उसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रेशियो हमेशा सेम आएगी। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 9y 3 8 24। अब करके देख लो, इसकी भी 1 by 3, इसकी भी 1 by 3, इसकी भी 1 by 3।
तो हमेशा कोइंसिडेंट में तो कोई बहुत ज़्यादा उनका नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है? अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो आपने खुद ही करना है, मैं बता देता हूँ एक रफ आइडिया। इन्होंने आपको ना दो इक्वेशन दे दी है, गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रखा है ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। आपको पता है ट्राइंगल में तीन साइडें लगती है, तीन साइड लगती है ना, दो साइडें तो ये होगी, एक कह रहा है एक्स एक्सिस, तीन दो ये एक एक्स एक्सिस के साथ मिला के एक ट्राइंगल बनेगी। उस ट्राइंगल के अंदर जो तीन कॉर्नर पॉइंट होते हैं, तीनों कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जैसे फटाफट तेजी से कर ही लेते हैं। चलो इसका सोल्यूशन अगर मैं निकालूंगा, फटाफट बताओ क्या आएगा। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू 3। इधर से वाई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ पहले, नहीं तो दिक्कत होगी। 12 माइनस 3x और वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ पे मैंने सोल्व करा, यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, वाई की वैल्यू 6 आएगी। एक्स की वैल्यू में 6 पुट कर दूंगा, वाई की वैल्यू 0 आएगी। इसके भी सोल्यूशन निकाल दिए, इसके भी सोल्यूशन निकाल दिए। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गई, ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गई। 1,2 ये पॉइंट हो गया, 2,3 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। 1 2 3, ठीक है। ये 3 4 5 6 4 5 6, तो ये 0,6 और ये हमारा, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इसको ज्वाइन करेंगे हमारा ये बन जाएगा, इसको ज्वाइन करेंगे हमारा कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ऐसा सा आ जाएगा। अगर आप अब इसको ध्यान से देख रहे हो तो हमारी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये वाली साइड बनी, ठीक है। इसको हमने आप कौन सा नाम, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा -1 होगा। x माइनस वाई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये दो लाइनें बन रही थी। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये रहा ए, और ये एक्स, ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के साथ कौन सी ट्राइंगल बना रही है, ए बी, और ये आ गया मेरा ए बी, और ये वाला पॉइंट आ गया मेरा सी। इसको डार्क करके भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल में ये वाला कोऑर्डिनेट तो आप देख लोगे जब ग्राफ पेपर में बनाओगे ना एग्जैक्ट, वैसे मेरे ख्याल से ये आता है -1 आता है। तो ये -1,0 एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। एक ये वाला भी देख लोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके 2,3 आता है मेरे ख्याल से, जो भी आएगा वो तो देख ही लोगे। एक ये 6,0 नजर ही आ रहा है। तो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जो कि आप ग्राफ पेपर पे साफ साफ देख लोगे। आगे मेरी बात समझ में, तो यहाँ पर मेरी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है 3.1 एनसीईआरटी।